सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। सो आज के द हिंदू में टेक्निकली हम इस इंटेंशन के साथ पेपर को देखेंगे कि 5, 6 और 7 जैन को क्या क्या हुआ है पूरे वर्ल्ड में। देखो, अब ऐसा इसीलिए कि ये नहीं कि भाई ये 2 दिन एनालिसिस नहीं हुआ या 1 दिन कल नहीं हुआ तो आज इसीलिए बोल रहे नहीं, कुछ हुआ ही नहीं था इतने टाइम पे, कुछ ऐसा मेजर हुआ नहीं, और जो हुआ है वो आप पढ़ चुके हो। क्या यूएस वाला इंसिडेंट आपने नहीं पढ़ा है कोलोराडो में, जो प्रेसिडेंट साहब, एक्स प्रेसिडेंट साहब के साथ हो रहा है, ठीक है? क्या आपने वो बेसिक बातें हाउथी एंड ये सब नहीं पढ़ रखा है? रेड सी भी तो पढ़ रखा है आपने। वही सब चीज़ें आ रही हैं अभी, टेक्निकली वही आएगा, बट कुछ ना कुछ चीज़ें इलेक्शन से रिलेटेड है जो अभी न्यूज़पेपर कवर नहीं कर रहा है, बट बाकी के साइट्स कवर कर रहे हैं उसको, जैसे गार्जियन हो गया या फिर प्रिंट हो गया और मिंट हो गया, ये सब कवर कर रहे हैं अभी भी, या इंडियन एक्सप्रेस के कुछ वेबसाइट्स हो गए वो कर रहे हैं कवर, तो वहाँ से देख लेंगे। ऐसा कोई हमारे पास लिमिटेशन तो नहीं है कि केवल द हिंदू ही करना है, या फिर क्लैट या डीयू ने बोल रखा है कि द हिंदू से ही पूछेंगे। तो हमारा ये इंटेंशन रहेगा कि अपने आप को ब्रॉड करना है, डेट्स वाई सजेस्ट कि देखा करो एनालिसिस, बेनिफिट रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। 4 से 5 टॉपिक आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक है सबसे पहला, जस्टिस गवई नॉमिनेटेड एज सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी चेयरमैन। अगेन इस महीने की अभी तक की दूसरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ना। एक फाइनेंशियल कमीशन के हेड, 16 फाइनेंस कमीशन के हेड अपॉइंट हुए। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन है। अगर आपको अभी भी नहीं पता तो मेरे भाई बहन 7 दिन हो गए हैं, पढ़ लो। 7 दिन में अगर आपने ये नहीं पता कर पाया कि 16 फाइनेंस कमीशन का हेड कौन है, तो आई थिंक स्टिल यू आर इन 1st of January सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर। इट्स द टाइम यू शुड गेट ओवर ऑफ इट, ठीक है? और ज़्यादा इस पर करने की ज़रूरत नहीं है, न्यू ईयर गया गया, अब थोड़ा सा पढ़ लो। तो अभी फाइनेंस कमीशन के हेड रिसेंटली अपॉइंट हुए 16 फाइनेंस कमीशन के। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन है, ठीक है? वैसे ही एक दूसरा अपॉइंटमेंट है लीगल सर्विसेज कमेटी चेयरमैन का। दूसरा है सेंटर्स डीजी यात्रा एनरोलमेंट टेक्स ऑफ। कल के न्यूज़पेपर में फर्स्ट हेडलाइन था डीजी यात्रा के बारे में। डीजी यात्रा इज समवेयर रिलेटेड टू दैट एयरपोर्ट रिलेटेड एस्पेक्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज़ होगा जिससे टाइम को बचाया जा सके। बट अगेन उस पर फिर से प्रॉब्लम आ रहा है कि फेशियल रिकॉग्निशन और डेटा स्टोरेज, क्योंकि डेटा लीक हो चुका है एक बार। थर्ड इज इंडियन नेवी टुवर्ड्स हाईजैकिंग अटेम्प्ट्स इन द अरेबियन सी। थोड़ा बहुत एस्पेक्ट देखेंगे। रूल्स फॉर एलोकेशन ऑफ सिंबल्स ऑफ 2 अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन का माहौल है तो ये पर्व होता है, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पर्व है ये, तो उस पर्व को पढ़ना भी जरूरी है। एंड लास्ट इज द पीएम स्कूल बिकम्स द बेस फॉर रेजिडेंशियल प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स। अगेन ये स्कीम से रिलेटेड टॉपिक है, गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है? तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। जस्टिस BR गवई की तस्वीर है ये, इन्हीं की तस्वीर से स्टार्ट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द लीगल सर्विसेज क्या है। जब आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज पढ़ते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पार्ट्स हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, और ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। अब पूछोगे कौन से एग्जाम में, तो DU हो गया, जामिया हो गया, हमदर्द हो गया, ये सब पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की भाई DPSP कौन से पार्ट में है ना। क्या DPSP लीगली एनफोर्सिएबल है? तो नहीं, ये लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होता है। ये बस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जिसके स्टेट को डायरेक्ट किया जाता है कि आप अपनी पॉलिसीज को इस तरीके से फ्रेम करें। आर्टिकल 39A जो ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है फ्री एंड फेयर लीगल एडवाइसेस टू ऑल। अब लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना सबको, आर्टिकल 39A के अंदर वही चीज़ है, फ्री लीगल हेल्प, जो अभी हम लोगों ने बात किया। तो इसी बारे में ये कॉन्टेक्स्ट चलेगा जस्टिस BR गवई का, ठीक है? चलिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट के इसी न्यूज़ में कि स्टेट क्या है। एक स्टेट इक्वालिटी मेंशन करेगा लीगल सिस्टम में, आर्टिकल 14 दैट इज द इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट टू इक्वालिटी, ऐसा नीचे लिखा भी हुआ है। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 राइट टू इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, कि अगर अरेस्ट करते हो तो आप ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताइए, मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना है। फिर उसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात होती है 22 में ही। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी ही चाहिए। अब ये पॉलिटी से करंट अफेयर्स लिंक होगा तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के बारे में बात करें तो ये 1980 में इसकी नींव रखी गई, और कमेटी लीगल एड स्कीम से स्टार्ट करती है, मॉनिटर करती है कि क्या जो लीगल एडवाइसेज लोगों तक पहुंच रही हैं वो जेन्यून है और पहुंच भी पा रही हैं कि नहीं, क्योंकि लॉ अपने आप में एक बहुत महंगी चीज़ है कि अगर आप किसी लॉयर को हायर करोगे तो कहीं ना कहीं आपके 10-50 हज़ार तो जान ही जाने हैं। तो अब ये फ्री लीगल एड इसीलिए है कि जो लोग इतना बड़ा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनसे रिलेटेड है, और ये इस्टेब्लिश की गई थी, ये आपको याद रखना होगा, 1980 में इस्टेब्लिश की गई प्राइमा फेसाई अंडर द सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती, द फादर ऑफ PIL इन इंडिया, इनको इस नाम से भी जाना जाता है,
तो याद रखिएगा, ही इज द फादर ऑफ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के फादर कहे जाते हैं PN भागवती जी। ठीक है, जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भागवती अपने टाइम के स्टालवर्ट जजेस में से एक थे ये। नेक्स्ट देखेंगे लीगल बैकिंग। तो सेक्शन 3A ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। एम क्या है? सभी को एक कॉम्पिटेंट लीगल एडवाइस प्रोवाइड करना। अब इसके अंदर एक अथॉरिटी बनाई गई है, उसके अंदर आप कभी जब लॉ कर रहे होंगे तो आपको इंटर्नशिप करने का भी मौका मिलेगा। तो 3 बॉडीज हैं टेक्निकली, एक है आपको नालसा, दूसरा है आपको सालसा एंड तीसरा है आपको डालसा। अब कहोगे कि ये तीन क्या है चीजें? नालसा इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, बस इतनी सी बात है। तो ये सब चीजें सेटअप करेगा। कमिटी कौन कौन होंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज करेंटली जस्टिस BR गवई, ठीक है, अलॉन्ग विद अदर मेंबर, जिसमें उनके पास एक्सपीरियंस होगा और क्वालिफिकेशंस होगा, जो कि सेंटर नोटिफाई करेगा टाइम टू टाइम। चेयरमैन और अदर मेंबर्स नॉमिनेट किए जाएंगे CGI के थ्रू। फर्दर CGI जो है वो सेक्रेटरी भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो मेन अपॉइंटिंग पर्सन इज द CGI। क्वालिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना है कि एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस जो लीगल मैटर में होता है वो सब चीज़ होना चाहिए आपको। कौन कौन सी बॉडी है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नालसा, सालसा, डालसा ये कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कैसी बॉडी है? तो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि ये साफ साफ सेक्शन 3A के अंदर फॉर्म हो रहा है। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा, इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा मोल्ड करना सीखो आपस में। रोल ऑफ सेंटर, तो सेक्शन 27 ऑफ दिस एक्ट सेंटर एम्पावर करेगा कंसल्टेशन विद CGI कि वो नोटिफिकेशन निकाले और प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट को आगे बढ़ाए। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में इनेक्ट किया गया एज ए स्टैट्यूटरी बेस। अभी जस्ट बात कर रहे थे कि इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी और स्टैट्यूटरी बेस के तरह से ये काम भी करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नालसा 1995 में हुआ, जिसके बारे में अभी हम बात कर चुके हैं। जब आप देखोगे तो आगे आपको सालसा भी मिलेगा, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। CGI इज द पैटर्न इन चीफ ऑफ द नालसा। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इट इज रिगार्डिंग आई थिंक MH सेट में क्वेश्चन आया था कि हु इज कंसीडर्ड एज द पैटर्न इन चीफ ऑफ द नालसा। तो CGI, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पैटर्न इन चीफ कौन है नालसा का, तो अभी कौन है CGI? जस्टिस DY चंद्रचूड़, तो वही है पैटर्न इन चीफ। बट अगर आपसे चेयरमैन पूछा जाए तो इट इज जस्टिस BR गवई। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। चेयरमैन इज समथिंग डिफरेंट पोस्ट, पैटर्न इन चीफ समथिंग डिफरेंट। तो जो भी CGI होगा या होंगे या होंगी, वही नालसा के पैटर्न इन चीफ होंगे। इसका नाम आप याद रखिएगा, CGI यहाँ पर। और वैसे अगर चेयरमैन पूछे तो जस्टिस BR गवई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वैसे ही जैसे नालसा बन रहा है वैसे ही सालसा बनेगा। स्टेट में आपको हाई कोर्ट का रोल आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रोल आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें इसमें मेंशन्ड है। तो आई होप कि ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। BR गवई, नालसा, सालसा, डलसा, 39A सेक्शन 3A, और कैसी बॉडी? स्टेटरी बॉडी। और हु इज द पैटर्न इन चीफ? तो पैटर्न इन चीफ इज द हूएवर द CGI इज द पैटर्न इन चीफ। तो इतना सा बात आपको इसमें याद रखना है, जिससे अगर आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन प्रोबेबल हैं इससे, या तो आपसे 2-3 तरह के क्वेश्चन प्रोबेबल है, बता देते हैं। या तो आपसे चेयरमैन पूछा जा सकता है, या तो आपसे पैटर्न इन चीफ पूछा जा सकता है, या तो आपसे टाइप्स ऑफ बॉडी पूछा सकता है, किस तरह का बॉडी, स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर नालसा कब फॉर्म हुआ एंड हु वाज द फर्स्ट हेड। तो जस्टिस PN भागवती। तो ये 5 तरीके के क्वेश्चंस फॉर्म होंगे, जो कि सारा इसमें आपको मिल गया। अब आते हैं DG यात्रा पे। DG यात्रा पे प्रॉब्लम क्या है कि पैसेंजर्स ने ये बताया है कि भाई कि जिस तरह से आपका ये चल रहा है DG यात्रा में, आप जो फेस रिकॉग्निशन करके बोर्डिंग पास मिल जाता है, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, इसके कारण जो डेटा है वो लीक होने के चांसेस है। बट सेंटर ने यानी इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात पे डिफेंड किया कि नहीं, जो डेटा है वो आपके डिजी लॉकर पे ही सेव रहेगा, DG यात्रा के पोर्टल पे, और आप ही एक्सेस कर सकते हैं। बट जो प्रीवियस इंसिडेंट्स हुए हैं अभी तक, आधार से रिलेटेड भी लीक हुआ था, उससे रिलेटेड इंसिडेंट्स के कारण एक डर फैल जाता है इंसान के अंदर। तो कहोगे क्या प्रॉब्लम है भाई? पर्सनल डेटा बहुत बड़ी चीज होती है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा भी था, आर्टिकल 21 इज अ राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी जो है आपका आर्टिकल 21 का पार्ट है, दैट इज अल्टीमेटली लीडिंग टू द फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट के तौर पे इसको इनिशिएट किया गया है, राइट टू प्राइवेसी को। और केस था
KS पुट्टास्वामी जजमेंट। ऐसी थोड़ी थोड़ी बातें याद रखो, इसको आधार केस भी कहा जाता है। आज के आर्टिकल में आपको मीनिंग, पर्पस एंड फंक्शंस मिलेंगे। तो डीजी यात्रा रोल आउट हुआ था वॉलंटरी प्रोग्राम 2022 में दिल्ली से, ठीक है, इंक्लूडिंग दिल्ली में ज़्यादातर ये 3 एयरपोर्ट्स थे, जिसमें दिल्ली के भी एयरपोर्ट्स में इंक्लूड किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसको स्टार्ट की। डीजी यात्रा बायोमेट्रिक एनेबल्ड सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, फेशियल, जिसके बारे में अभी हम जस्ट बात कर रहे थे कि जो आपके बायोमेट्रिक्स हैं उसको वो लेगा। ये कुछ डीजी यात्रा से रिलेटेड है कि आप कैसे कैसे सिस्टम पे काम करता है, कि ऐप आपको रखना है, आधार कार्ड वगैरह से लिंक होगा, और फिर आपको सेल्फी लेनी पड़ेगी टू रिकॉर्ड योर फेशियल फीचर्स। तो जो उतना हसल फ्री होता है वो हसल फ्री रहेगा, बट प्रॉब्लम वही आ रही है कि भाई क्या इसका ऑथेंटिकेशन है कि डेटा मेरा लीक नहीं होगा। तो उसी के रिलेटेड है, जो यूज़र्स के प्रॉब्लम है वो इसमें बताया गया। डीजी यात्रा फाउंडेशन कंपनीज एक्ट के अंदर बनाया गया, इसको स्टैट्यूटरी प्रोविज़न दिया गया। इसमें पैसेंजर की आईडी होगी और क्राइटेरिया भी डिफाइन किया जाएगा कि कैसे क्या है। बेनिफिट्स क्या है कि मल्टीपल चेक पॉइंट्स को आप छोड़ सकते हो आराम से, सिक्योरिटी एनहांस हो जाएगी, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और पैसेंजर्स की पोजीशन पता चल जाएगी, और एयरपोर्ट अपलोड विल बी एनहांस्ड। एयरपोर्ट की थोड़ी बेनिफिट बढ़ेगी, बट वहीं पर एक पैसेंजर की सिक्योरिटी भी प्रॉब्लम में आ जाती है। जो स्टैंड ऑफ डीजी यात्रा फाउंडेशन ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डेटाबेस सेफ रहेगा बट इन अ सिक्योर वैलिड इनसाइड द ऐप ऑफ यूजर्स मोबाइल डिवाइस। यहाँ पे साफ साफ है, जो बातें थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई है, क्रक्स में वही चीज़ है इसमें। और डे ऑफ ट्रैवल के 24 आवर्स के अंदर अंदर वो वाइप आउट भी हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है। अब इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन किया भाई अरेबियन सी में, जिसमें हाईजैकिंग के अटेम्प्ट को उन्होंने पैसिफाई किया, खत्म किया पूरा ये अटेम्प्ट। बट देखते हैं क्या क्या था। इंडियन वॉरशिप थी, वॉरशिप का नाम आपको याद होना चाहिए, INS चेन्नई। मरीन कमांडोज थ्वार्टेड द अटेम्प्ट हाईजैकिंग ऑफ द लाइबेरियन फ्लैग्ड मर्चेंट वेसल, ठीक है। लाइबेरिया का फ्लैग मर्चेंट वेसल ने ट्राई किया था। सेफ्टी रेस्क्यूड द 21 क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग 50 इंडियंस इन द नॉर्थ ऑफ द अरेबियन सी। वही रेड सी वाला पास वाला नहीं, तो गाजा वाले अटैक के बाद ये सब हो रहा है। मरीन टाइम पायरेसी का एक बहुत बड़ा यहाँ पे कंसर्न आ जाता है, जो आपको इसमें पढ़ना भी है। अब एग्जैक्टली ये मरीन टाइम पायरेसी क्या चीज़ होती है कि जो मरीनर्स होते हैं, जो पहले टाइम पे बहुत होता था, अब थोड़ा बहुत फिर से वापस से ये चीज़ें बढ़ने को दिख रही हैं, कि जो शिप में सामान लेके जा रहे हैं, लूट लेना, लुटेरे। अगर आपने एक मूवी आई थी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन नाइट्स, वो अगर देखा होगा तो वहाँ से रिलेट कर पा रहे होगे, ठीक है। तो ये पायरेसी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है किसी भी देश को या किसी भी कंपनी को जिसका वो शिप था, और ह्यूमन लॉस तो ही। और मरीन टाइम पायरेसी जो है वो अनक्लॉज के अंदर आता है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, ठीक है। अडॉप्ट किया गया था 1982 में इन मॉन्टियागो बे, जमैका में। इट लेज डाउन द कॉम्प्रिहेंसिव रिजीम ऑफ द लॉ, वर्ल्ड ऑफ ओशंस को प्रोटेक्ट करता है ये कहीं ना कहीं। दिस हैपन्स ऑन द ओपन सी एंड इज टारगेटेड एट अनदर वेसल और इट्स पीपल और प्रॉपर्टी। या तो पीपल पे या प्रॉपर्टी पे अगर अटैक होता है तो उसे मरीन टाइम पायरेसी कहते हैं। फिजिकल हार्म, किडनैपिंग एंड एसोसिएटेड ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स हैं इनसे रिलेटेड, जिसको हमारी इंडियन नेवी ने पैसिफाई किया वहाँ पर। डिसरप्शन ऑफ ट्रेड हो सकता है, इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, फिशिंग इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट होगा, एनवायरमेंटल रिस्क हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड ग्लोबल सिक्योरिटी भी है, जिसके बारे में अभी हमने बात किया। इंडिया ने क्या क्या लिया है, इंडियन नेवी ने एक एंटी पायरेसी पेट्रोल भी स्टार्ट किया। जैसे पेट्रोल गाड़ी होती है ना, पुलिस वाली पेट्रोलिंग गाड़ी, वैसे ही पानी में पेट्रोलिंग गाड़ी है ये। गल्फ ऑफ एडन में 2008 में हमने स्टार्ट किया, और फिलहाल INS चेन्नई ने हेल्प करने वहाँ गए थे। ऑल्सो एरियल सर्वेलेंसेज भी होते हैं, कि भाई अनमैन्ड एरियल व्हीकल से, UAV से, जो आपके ड्रोन्स होते हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर सर्वेलेंसेज किए जाते हैं विद टाइम टू टाइम। इंडिया की बात करें तो रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट कॉम्बैटिंग पायरेसी आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट है, जिसमें 16 कंट्रीज हैं। और रीजनल मरीन टाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव या RMSI जो इससे रिलेटेड है, जो इंडिया ने पैक्ट्स कर रखे हैं। इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड बाय इंडिया, तो नेवी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस फ्यूजन सेंटर फॉर द इंडियन ओशन रीजन इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। किस तरह के जो भी जोन होंगे 200 नॉटिकल माइल्स वाले, उसमें हम प्रोटेक्शन देंगे। लेजिस्लेटिव स्टेप्स क्या के लिए हैं, तो एंटी पायरेसी एक्ट भी है हमारे यहाँ, 2022 में आया था, रिसेंट है, नया है। तो पूछा जा सकता है कि एंटी पायरेसी एक्ट कब आया था, 2002। गवर्नमेंट भी है, सागर एक इनिशिएटिव प्रोवाइड करती है, ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, दैट इज द इंडियन ओशन रीजन में सबका ग्रोथ और सबका विकास होना चाहिए। की हाईलाइट्स, और शिप का नाम क्या था, लीला नॉरफोल्क ने एक मैसेज भेजा यूके मरीन टाइम ट्रेड ऑपरेशंस पोर्टल को कि अबाउट 460 नॉटिकल माइल्स कोस्ट ऑफ EYL सोमालिया के पास हमारे साथ पायरेसी हुआ है, तो प्लीज प्रोटेक्ट अस। इन रिस्पॉन्स INS चेन्नई गया यहाँ से, मरीन टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी गए और उसको फाइनली सेव किया। तो लीला नॉरफोल्क याद रख सकते हो आपकी कौन सा शिप था, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार
शिप्स के भी नाम पूछे जाते हैं। ये पूरा इंसिडेंट है जिसको आप एक बार चाहो तो देख सकते हो। नाउ इलेक्शन कमीशन के बारे में आता है कि भाई इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल का एलोकेशन कैसे करती है। जो रिकॉग्नाइज्ड हैं उनको तो चलो ठीक है कर दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आई होप यू ऑल नो दिस, ठीक है। टुडेज आर्टिकल में वही देखेंगे, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स एंड ऑल क्या क्या है। आर्टिकल 324 बोलता है कि इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को ये सिंबल्स वगैरह प्रोवाइड करती है। अब 324 के ही थ्रू इलेक्शन कमीशन आता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा हु इज द करंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन आर्टिकल सेक्शन 29A ऑफ आरपी एक्ट 1951 से होता है। बट व्हाट अबाउट दोज हु आर अनरजिस्टर्ड, तो अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज का बस आप रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन की, वो इनको अलॉट करेगा इलेक्शन सिंबल्स एक्ट 1968 के अंदर। ये भी थोड़ा याद रख सकते हो डेट कि 1968 में ये एक्ट आया था जिसके थ्रू फर्दर एलोकेशन ऑफ सिंबल्स किया जाता है। 5% ऑफ टोटल कैंडिडेट्स ये इसको आप छोड़ सकते हो कंप्लीटली, इट्स कंप्लीटली फाइन। 2014 के बाद उन्होंने ये 4 कुछ डाले कि भाई एनुअल अकाउंट्स प्रूफ देना पड़ेगा, इलेक्शन एक्सपेंडिचर और कोई भी अभी रिसेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स क्या है, तभी आपको मतलब सिंबल्स का एलोकेशन किया जाएगा, अदरवाइज कैंसिलेशन भी होता है। नाउ प्राइम मिनिस्टर का स्कूल बिकम्स द बेस फॉर द रेजिडेंट प्रोग्राम्स फॉर द स्टूडेंट। तो इसमें आपको सबसे पहले मोटा मोटा एक स्कीम का नाम याद रखना है। उस स्कीम का नाम है प्रेरणा। एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम है, ठीक है। जैसा कि महात्मा गांधी ने भी बहुत टाइम पहले 1940s में बोल रखा था ये चीज़ कि भाई लर्निंग और स्किल का लर्निंग होना चाहिए ना। वर्धा स्कूल चलाया था उन्होंने उस टाइम पे, कहीं ना कहीं उससे भी रिलेटेड है ये प्रोग्राम प्रेरणा। आप प्रेरणा को याद रखिए। और ये सोशल एजुकेशन लिटरेसी ये डिपार्टमेंट है, इससे रिलेटेड बात है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेट करता है, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा और 9 वैल्यू बेस्ड थीम्स हैं उनके जो आपके सामने। इन्हीं थीम के बेसिस पर IIT गांधीनगर भी ये प्रेरणा स्कूल प्रिपेयर करता है और जिससे इसको NEP को इंटेंट दिया जा सके। इसके कुछ फीचर्स हैं जिसमें आप ना भी जाएं तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। बट हाँ, द प्रेरणा प्रोग्राम वर्नाकुलर स्कूल का है, एस्टेब्लिश्ड इन 1888, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज इन इंडिया, वडनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेहसाना, गुजरात। तो इसमें प्रेरणा में आप इतना ही पता रखिए कि किससे क्या रिलेटेड है वर्नाकुलर स्कूल एंड उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। नेवी और इलेक्शन कमीशन रिलेटेड एस्पेक्ट हम लोगों ने देखा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए इतना ही, और रेस्ट कल के सेशन में ट्राई करेंगे कि थोड़ा टॉपिक्स को और डाइवर्सिफाई करें, जिससे न्यूज़ में अगर कुछ नहीं भी आ रहा है तो हम कुछ अपने तरीके से ऐड करें जो कि मे भी एग्जामिनर पूछ ले। राइट, थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।